हेलो एंड वेलकम टू रेस अकेडमी ऑफिशियल। सत श्री अकाल सर, नमस्ते, आदाब। सो टैक्सेशन एंड इंडस्ट्रीयल प्रमोशन डिवेलपमेंट यानी एक्साइज इंस्पैक्टर का जो पेपर निकलिया होया जो न्यू सिलेबस है ਉਹਦਾ मॉक टेस्ट आप करन जा रहे हैं तीसरा, जिहदे स्पैशल टैक्सेशन एंड इंडस्ट्रीयल दे नाल रिलेटेड होगा। अज भी वैसे इंडस्ट्री दे नाल रिलेटेड होगा। चलो खैर, सो कुछ दिन थोड़ा जिहा गैप पै गया, तुहानूं पता है। तो इस तो पहले मैं 2 मॉक टेस्ट करवा चुके हैं। सो जेकर हुण मान लो कोई भी जिवें कहंदे हुंदे भी एक एमरजेंसी ना पवे, रब मेहर करे कि थोड़ा जिहा ऐ कह लो भी रब अपनी हैल्प कर दे, बस कंटिन्यू रहूगा हुण तो बाद। तो आप जदों तक पेपर नहीं हुंदा, यानी कि जो भी इन्होंने टेंटेटिव डेट कहा भी चौथे हफ्ते के आऊगा, उदों तक आप MCQ करांगे। थ्रैटिकल पोर्शन करना तो एप्लीकेशन करो इंस्टॉल, उत्थे थ्रैटिकल पोर्शन कवर होया पिया। MCQ इत्थे करवा रहे हैं, कते बहुत तरीके दे नाल करियो, बहुत जिवें कहंदे हुंदे भी एथिकली करियो, यानी समझ के करियो, ठीक है। तां तुहानूं यानी कि क्वेश्चनां दे नाल थ्रैटिकल पोर्शन भी थोड़ा बहुत रिविजन होता रहूगा, राइट। तो वेलकम टू रेस अकेडमी ऑफिशियल अगेन। तो बाकी जेडे मैथ वगैरह हो गया, रीजनिंग वगैरह हम बहुत कुछ लेके आऊँगा मैं यूट्यूब पर, बस कंटिन्यू रहो। चैनल को सबसक्राइब कर लो जेकर चैनल पर नवे हो, तो आने वाली सारिया नोटिफिकेशन तुम्हें मिल जाएंगे। टैलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, टैलीग्राम ग्रुप से तुम्हें अपडेट्स वगैरह मिलते रहते हैं। बाकी मैगजीन वगैरह करंट अफेयर वगैरह सारे उत्थे मैं अपडेट करता रहना, राइट। तो चलो आप करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बाकी एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल करनी है, राइट हो गया। पहला क्वेश्चन ध्यान दे नाल हरेक क्वेश्चन को समझ के करना, रट्टा लाना आप घट तो घट जां लाना ही नहीं। पहला क्वेश्चन की है, बी यानी कि बोर्ड फॉर इंडस्ट्रीयल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन यानी BIFR, ठीक है। जिवें कि नाम तो ही की पता लग रहा है कि एक बोर्ड है कादे वास्ते, फॉर इंडस्ट्रीयल एंड फाइनेंशियल, फाइनेंशियल यानी कि पैसे के रिलेटेड, रिकंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन मतलब कुछ ना कुछ वो पहला बर्बाद हो गया होगा, दोबारा उन्होंने रिकंस्ट्रक्ट किया, राइट। यानी BIFR पहले तो फुल फॉर्म याद करनी है। कादे वास्ते है, टू सजेस्ट मेजर्स फॉर रिवाइवल ऑफ सिक इंडस्ट्री वाज स्टार्टड इन। सिक इंडस्ट्री का मतलब जड़ियाँ स्ट्रैसड इंडस्ट्रीज आ, यानी जो इंडस्ट्रियाँ डुब चुकियां, यानी कि फॉलिंग में चलिया गई बेसिकली, राइट। सो उन्होंने वास्ते एक बोर्ड जो बनाया गया सीगा, वो बोर्ड स्टार्ट कदों होया सी, राइट हो गया, समझ लगी। सो 1986, 87, 88, 99 बहुत सोहना क्वेश्चन है तो सौखा भी है। 1987 का आंसर आ जाऊगा। तो 1987 के बेसिकली स्टार्ट होया सी। तो जे मान लो ये पूछा जाए कि यह एस्टैबलिश कदों होया सी, यानी एस्टैबलिश का मतलब यह आया कदों सी, एस्टैबलिश्ड बाय विच एक्ट, जे यह पूछा जाता विच एक्ट, तो एक्ट वो सीगा 1985। तो उस एक्ट का नाम की सीगा तुहाडा द सिक इंडस्ट्रीयल कंपनीज, समझ लगी। सो याद रखना गा कि बोर्ड बनाया गया इंडस्ट्रीयल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन यानी BIFR 1987 के स्टार्ट हो गया सी, काम कर लग गया सी। ते आया गा द सिक इंडस्ट्रीयल कंपनीज एक्ट 1985 के थ्रू, राइट होगा। सो आह तुसीं जरूर याद रखना गा। तो जिहड़ा हुण यह बोर्ड है 1987 के जेकर स्टार्ट हो गया, उस तो बाद 2016 तक ही वर्क करता रहा। 2016 के की हो गया, डिजोल्व हो गया। 2016 के डिजोल्व हो गया। सो ये भी पूछा जा सकता है, 2016 के डिजोल्व करता, यानी कि सीधी जी गल है, जेकर मैं कहा कि इंडस्ट्रियां डुब चुकियां तो उन्होंने दोबारा रिवाइव करने वास्ते, खड़ा करने वास्ते एक बोर्ड बनाया गया, फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्रीयल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। कि वो बोर्ड 1987 के वर्क कर रहा, 2016 तक उन्हें वर्क किया। हुण 2016 तो बाद की होया, 2016 तो बाद यह बोर्ड आ जिहड़ा डिजोल्व हो गया, तो यहदी थां ते 2 ऑर्गेनाइजेशन आ गई, 2 यानी कि तुसीं कह सकते हो जिन्हों आपां कहने जी NCLT एंड NCLAT। हुण यह की है, यह यानी जो स्ट्रैसड कंपनीज होणगियां, स्ट्रैसड इंडस्ट्री होणगियां, सिक इंडस्ट्रीज होणगियां, उन्होंने देखणगियां। कौन देखूगी? NCLT देखूगी। ये NCLT की है, ट्राइब्यूनल है, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, नाम तो ही जिवें पता लगता है, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। हुण यह सारे इशू वगैरह देखूगी कि किहड़ियां इंडस्ट्री नूं लोड़ है फाइनेंशियली, तो फाइनेंशियली सपोर्ट भी करूगी, राइट है। हुण जे मान लो किसी इंडस्ट्री जो सिक इंडस्ट्री है, जो स्ट्रैसड इंडस्ट्री है, जो डुब चुकी है, वह अपील करना चाहती है, तो अपील कित्थे करूगी? एपीलेट, एपीलेट, आह एपीलेट है बस, नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्राइब्यूनल, एपीलेट ट्राइब्यूनल
एपीलेट आप पॉलिटी भी पढ़ते हो ना, एपीलेट जुरिसडिक्शन, तो एपीलेट का मतलब होंगे अपील, एपीलेट, ठीक है। सो ये भी याद रखना। सो हुण ये यानी कि जड़ियाँ हैगियां इन्हां चीज़ों सारे देख लिया, यानी हुण इन्हां सारा कुछ रैफर कर दिता गया। बहुत सिंपल जिहा लॉजिक है कि एक बोर्ड बनाया गया, इंडस्ट्रीयल एंड फाइनैंशियल रिकनस्ट्रक्शन 1985 एक्ट के थ्रू बनया। एक्ट का नाम याद रख लो, 1987 के स्टार्ट होया, 2016 तक डिजोल्व हो गया। उस तो बाद नैशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, नैशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्राइब्यूनल, राइट हो गया। इस तो बाद वाला क्वेश्चन आ गया जी, कहना एन ऑनलाइन इलैक्ट्रॉनिक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। क्वेश्चन ध्यान दे नाल रट्टा लाउणा ही नहीं। ऑनलाइन एक इलैक्ट्रॉनिक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, एक ऑनलाइन पोर्टल है, कहने का मतलब काहदे वास्ते, फॉर फैसिलिटेटिंग द फाइनेंसिंग ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, फैसिलिटी प्रोवाइड करवाउंदा काहदे वास्ते, द फाइनेंसिंग ऑफ ट्रेड रिसीवेबल ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज थ्रू मल्टीपल फाइनेंसर। जिवें फॉर एग्जाम्पल तुसीं कोई कंपनी खड़ी करनी है, राइट हो गया, तुसीं लोन आप होम लोन लेने, घर के लोन ले ले, फलाना लोन ले लिया, मोटरसाइकिल लेना, गड्डी लेनी है, जहाज लेना, कुछ भी आप फाइनेंसर चाहिए होंगे, जां तुसीं जिहड़ियां एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी देखते होंगे कॉलेज के फाइनेंसर उन्होंने मिल गया, आह मिल गया है ना, तो आप कहने तो बेसिकली एमएसएमई वास्ते एक ऑनलाइन इलैक्ट्रॉनिक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, उन्होंने फैसिलिटी प्रोवाइड कराउंदा फॉर फैसिलिटेटिंग द फाइनेंसिंग ऑफ ट्रेड रिसीवेबल। सो वो की है इन्होंने विचों, तो जिवें कि ट्रेड रिसीवेबल नाम तो ही पता लग गया, तो उस तरीके दे नाल नाम तो ही आपां नूं फुल फॉर्म का अंदाजा भी हो जाना चाहिए। तो TREDS यानी कि तुहाडा ट्रेड रिसीवेबल्स, ई तो इलैक्ट्रॉनिक, डी तो डिस्काउंटिंग सिस्टम, ट्रेड रिसीवेबल्स इलैक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टम, समझ लगी। सो नाम तो ही पता लग गया। सो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस तो बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करैक्ट अबाउट द इंडियन इंडस्ट्रीयल डिवेलपमेंट, इन्हां दे विचों किहड़ा करैक्ट नहीं हैगा इंडियन इंडस्ट्रीयल डिवेलपमेंट के नाल रिलेटेड। पहला, देयर इज लैक ऑफ की रॉ मटीरियल्स रिक्वायर्ड इन वेरियस सैक्टर, देयर इज लैक ऑफ की रॉ मटीरियल्स रिक्वायर्ड इन वेरियस सैक्टर्स। यानी देखो सीधी जी गल है, मैं सिंपल जा कंसैप्ट समझाना। इंडियन इंडस्ट्रीयल जो डिवेलपमेंट है बेसिकली आप MSME कह दें, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज, ये फ्लोरिश क्यों नहीं हो रही हैं, ये डिवेलप क्यों नहीं हो रही हैं, क्यों नहीं हो रही है? अपन पता ही है कि जी छोटी छोटी इंडस्ट्रियां हो अज करोना के टाइम पीरियड के कितनी ज़्यादा जूझ रही हैं, उस तो पहला भी उन्होंने बुरा हाल ही सी बेसिकली, राइट। कारण की है भी क्यों सरकार इन्ना ज़्यादा प्रमोट कर रही है, राइट। कारण की है, देयर इज लैक ऑफ की रॉ मटीरियल्स रिक्वायर्ड इन वेरियस सेक्टर्स, राइट, क्योंकि रॉ मटीरियल की कमी है, देयर इज लैक ऑफ रॉ मटीरियल, राइट हो गया। दूसरी, इंडस्ट्रियल सिकनेस एंड रेड टैपिज्म इज प्रेवलेंट इन गैटिंग परमिशन टू स्टार्ट एन इंडस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल अज मैं कोई अपनी इंडस्ट्री खड़ी करनी है, ठीक है, मैनू कितना कुछ करना पऊगा एंड मैनू किन्नियां ज़्यादा शायद कि मैनू जिवें कहते होंगे भी पैसे देने पैणगे, किते ना किते मैनू काम नहीं, एक तरीके का प्रॉपर जानकारी नहीं मिलनी, एक तरीके नाल तुसीं कह सकते हो हरेक थां ते तुहानूं पता भी अजकल पैसे नाल काम चलदा, ये एक तरीके नाल आपां नूं पता है, राइट। यानी रैड टैपिज्म, जे यही मेरी थां ते कोई ਜਾਂ थोड़ी थां ते कोई होर ऐसा वड्डा इंडस्ट्रीयलिस्ट होवे, नाल दी नाल उहदे काम हो जाणगे, नाल दी नाल उहनूं परमिशनां मिल जाणगीआं, नाल दी नाल सारा कुछ हो जाऊगा। तो जेकर एक आम इंसान ने अपने अर्गे ने इंडस्ट्री खड़ी करनी होवे तो ऑब्वियसली गल बहुत औखा होगा। सो इसदा मतलब रैड टैपिज्म इज वन ऑफ द रीजनस, राइट हो गया। इंडस्ट्रीयल सिकनेस, इंडस्ट्री डुब जाती है, कागज़ां दे विच तां बहुत कुछ है कि सरकार एवें करूगी, सरकार वो करूगी, बट एक्चुअल दे विच परमिशनां मिलदियां ही नहीं, डुब गई तो डुब गई, राइट। सो ये भी एक तरीके का कारण इंडियन इंडस्ट्री डिवेलपमेंट दे विच बेसिकली ये दोनों स्टेटमेंट करैक्ट है। लैक ऑफ रॉ मटीरियल, इंडस्ट्रीयल सिकनेस एंड रेड टैपिज्म इज प्रिवेलेंट, ये अपन पता है, यानी यह भी स्टेटमेंट करैक्ट होगी। इस तो बाद देयर इज लैक ऑफ स्किल्ड पर्सनल टू वर्क इन द इंडस्ट्री, स्किल डेवलपमेंट इसे करके चलाइया गई, क्यों? क्योंकि लैक ऑफ स्किल्ड पर्सनल, यानी स्किल्ड बंदी है नहीं, राइट, उन्होंने काम ही नहीं करना उस तरीके नाल, राइट। सो इस करके ये भी ऑप्शन सही है। सो करैक्ट नॉट करैक्ट पूछा अपन, सो नन ऑफ दीज आंसर आ जाएगा। यानी इंडियन इंडस्ट्रीयल डिवेलपमेंट
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਅਰੇਂਜ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫਾਈਨਾਂਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਆਰਡਰ ਇਨ ਵਿਚ ਦੇ ਵਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾ, ਅਰੇਂਜ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫਾਈਨਾਂਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀਕਲੀ ਦਰਸਾਉਣਾ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੈਟਿਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ IDBI ਹੈ, IDBI 1964। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਕਰ ਜੋ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ 1971। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਐਂਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ICICI, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਹੈ, 1955, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ 1947 ਹੋਗੀ ਜਾਂ 48 ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਆਮ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲੂੰਗੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਈਡੀਆ ਰਹੇ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀਕਲੀ ਦਰਸਾਉਣਾਗਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ D ਆ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਜਾਊਗਾ C, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਜਾਊਗਾ A ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਜਾਊਗਾ B, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਸੋ 1948 IFCI, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ICICI 1955, IDBI 1964 ਤੇ 1971। ਕੰਸੀਡਰ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆਫ ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸੈਕਟਰ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਐਸਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜਾਂ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਹੈ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕੀ ਆ, ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਕੀ ਆ? ਸਮਾਲ ਐਂਡ ਸਕੈਟਰਡ ਯੂਨਿਟਸ, ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ। नो प्रोविजन फॉर ओवर टाइम, बिल्कुल ओके, नो कोई प्रोविजन नहीं है। हाउएवर द एम्प्लॉयर कैन बी सूड इफ द रॉन्गफुली टर्मिनेट्स हिज एम्प्लॉय। घरे काम वाली लगी हुई है, तुसी हटा दो, कि वो केस कर दूगी? स्यू नहीं। जे कोई मान लो तुसी कोई मुंडा रखा होया, जिवें छोटे छोटे ढाबियां ते रेस्टोरेंट ते काम करते हैं, रजिस्टर्ड नहीं है, छोटे छोटे, तो वो स्यू कर सकते हो, तुसी करता नहीं। ना ही ओवर टाइम का उन्होंने एक्सट्रा पैसा मिलता। हाँ, वो अड्ड गल है भी कोई वधिया बंदा हो तो दे दे, बट रजिस्टर्ड नहीं है, अनऑर्गेनाइज्ड है। स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट्स, राइट है। यानी अनऑर्गेनाइज सैक्टर के जॉब आ जी वो सिक्योर्ड नहीं हैगी। एक ऑप्शन ये भी लिखा हो सकता है। सो इन्होंने पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग अबव इज करैक्ट। सो बोथ 1 and 2, बोथ 1 and 2 समझ लगी। सो अनऑर्गेनाइज्ड सैक्टर। स्मार्ट, स्मार्ट की है भाई, स्मार्ट इज वन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT इनिशिएटिव। इनिशिएटिव है कादे वास्ते, किस नूं एम करदा? दैट एम्स टू स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन दा मतलब इक्को लाइन दे विच, एक तरीका कह सकते हो भी ऑर्गेनाइज करदा उहनूं, ठीक है। इक्को लाइन दे विच लैके आउंदा किन्हां नूं? द स्किल डिवेलपमेंट इनिशिएटिव्स इन इंडिया। जिन्नियां भी स्किल डिवेलपमेंट इनिशिएटिव्स आ उन्हां नूं स्ट्रीमलाइन करदा स्मार्ट। जिवें आपां कहने भी स्मार्ट TV, स्मार्ट TV दे विच बहुत सारिया ऑप्शन है, सारिया चीज़ां स्मार्ट आ उहदे विच, इस करके स्मार्ट TV कहने। स्मार्ट LED, राइट हो गया। सो स्मार्ट हुण स्मार्टफोन्स आ गए, राइट। सो स्मार्ट इज वन इंफॉर्मेशन IT टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव दैट एम्स टू स्ट्रीमलाइन, राइट हो गया। सो इसकी फुल फॉर्म की है? स्मार्ट स्टैंड्स फॉर स्किल मैनेजमेंट एंड एक्रीडेशन ऑफ ट्रेनिंग सेंटर्स। एक्रीडेशन ऑफ ट्रेनिंग सेंटर्स। एक्रीडेशन, एक्रीडेशन का मतलब क्रेडिट दिख रहा है, क्रेडिट, एक्रीडेशन, क्रेडिट देना किसी को। ISO सर्टिफाइड, ठीक है ना। जिवें आप कहने क्वालिटी मैनेजमेंट QM लिखा होंगे, तो वही क्रेडिट देने आप बेसिकली, तो वही है स्किल मैनेजमेंट एंड एक्रीडेशन ऑफ ट्रेनिंग सेंटर्स। नेक्स्ट आ गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता, साक्षरता अभियान। साक्षरता अभियान तुसी सुनिया हो न्यूज़ दे विच। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता बेसिकली हिंदी का, हिंदी थोड़ा जिहा आपां नूं घट बोलना होगा, ठीक है। सो साक्षरता, साक्षरता बेसिकली अभियान
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲੀ ਲਿਟਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਡਿਜੀਟਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਰੂਰਲ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡਸ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲੀ ਲਿਟਰੇਟ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ ਏਮ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਟੂ ਮੇਕ रूरल हाउस होल्ड्स डिजिटली लिटरेट। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। कौशल स्किल डेवलपमेंट के रिलेटेड है। कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इट एम्स टू, एम की है बेसिकली कौशल विकास योजना एक शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग है, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग है ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਟੂ ਆਲ ਅਕ੍ਰੋਸ ਸਟੇਟ ਔਰ यूटी यानी यूथ ਨੂੰ। राइट हो गया। रैकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, सो पहला ओके बिल्कुल, यानी इट एम्स टू इम्पार्ट शॉर्ट ड्यूरेशन स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दी जाती है थ्रू शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग एंड रैकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग टू यूथ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ अक्रॉस ऑल स्टेट्स एंड यूटी एंड ऑल स्टेट हो गया तो ਇਹਦਾ मतलब है सेंट्रल सेक्टर स्कीम होगी। सो यानी दूसरा भी ठीक है, यानी बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। नेक्स्ट आ गया, चलो थोड़े जे छोटे अक्षर हो गए बट समझने की कोशिश करो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस 1948। पहला आपां आह ऑप्शन पढ़ने तो पहला ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ, EMPLOYEES STATE INSURANCE एक्ट 1948 बेसिकली ਕੀ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪੜਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਤਾਂ EMPLOYEES STATE INSURANCE एक्ट 1948 ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਫਸਟ ਮੇਜਰ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਔਨ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫॉर द वर्कर्स, यानी वर्कर ਦੀ ਜੌਬ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤਾਗਾ ESI ਐਕਟ 1948। ESI ਹਸਪੀਟਲ ਸੁਣਿਆ ਕਦੇ? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ESI ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆ, ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ESI ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਸੋ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਲਥ ਰਿਲੇਟਡ ਇਵੈਂਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਸੱਚ ਐਜ਼ ਸਿਕਨੈਸ, ਮੈਟਰਨਿਟੀ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਔਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਗਿਆ, ऑक्यूपेशनल डिजीज और डेथ ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट इंजरी, ठीक है, रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ वेजिज और अर्निंग कैपेसिटी। सो बेसिकली ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇजिज ਔਰ अर्निंग कैपेसिटी ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਗੀ ਜਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋਗੀ, ਡੈਥ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋਗੀ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟੋਟਲ ਹੋਵੇ, ਪਾਰਸ਼ਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ अर्निंग ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੁਕ ਗਈ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬਾਏ ਦਾ ESI एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। बिल्कुल सिंपल समझ लग गया। हुण मिनिस्ट्री के अंडर आउंदा होगा, किहड़ी मिनिस्ट्री दे? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट थ्रू यह एक्ट आया सी, राइट है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट थ्रू, याद रखना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ां करा रहे हैं, राइट हो गया। एम्प्लॉयज़ विद वेजिज अप टू, हुण इहदे विच एलिजिबल कौन है? पहला तो हुंदा सी 15,000, पर हुण इहनूं 21,000 करता, यानी एम्प्लॉयज़ विद द वेजिज अप टू 21,000 पर मंथ, यानी 21,000 जिहदी इनकम हैगी वो इस इंश्योरेंस यानी कि इस फैसिलिटी नूं लैण वास्ते एलिजिबल होगा, इंटाइटल टू द हेल्थ इंश्योरेंस कवर एंड अदर बेनिफिट्स एक्ट थ्रू द ESI एक्ट, राइट हो गया। ESI कॉरपोरेशन विच इज एन ऑटोनोमस बॉडी है, रेगुलेट कर दी है मेडिकल सर्विसेज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द ESI स्कीम इन द रिस्पैक्टिव स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरीज। एंड ये सब इनैगोरेट जी हुई सी, यह कानपुर दे विच हुई सी 24 फरवरी 1952। सो मेरे हिसाब के नाल तुसीं इहदे बारे जान गए होंगे, इत्थों ही क्वेश्चन पूछा गया, कानपुर 24 फरवरी 1952, प्लीज़ याद रखियो। आ जाओ क्वेश्चन ते। क्वेश्चन कहता जिहड़ा एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है उहदे रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स है। पहली की है, द प्रमलगेशन ऑफ एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट बाय द पार्लीमेंट, वाज, इसे करके कहने कि फर्स्ट मेजर लेजिस्लेशन, पार्लियामेंट द्वारा, पार्लियामेंट वाज द फर्स्ट मेजर लेजिस्लेशन ऑन सोशल सिक्योरिटी फॉर वर्कर्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया। सो सोशल सिक्योरिटी बिल्कुल ओके है। द स्कीम वाज इनैगोरेटेड इन कानपुर 24 फरवरी 1952, बिल्कुल राइट है। सो इसका मतलब की आ जाऊगा बोथ 1 and 2, बोथ 1 and 2,
ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਦਾ ਜਾਨ ਪੈ ਜੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲੈਕਚਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ। ਬਸ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੂਗਾ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੂਗੀ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮੈਂ ਐਸਾ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਪਛਤਾਵਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ 100% ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਨਾ, ਆਊਗਾ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼। ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਪਲਾਇਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਪਲਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਪਲਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੰਪਲਾਇਰ ਤੇ ਇੰਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਮੰਨ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੀਐਫ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੀਐਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਤੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲਾਇਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਯਾਨੀ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟੇਜ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲਾਈ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਉਹ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਪੈਸੇ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲਾਈ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਬਿਟਵੀਨ ਸਰਕਾਰ ਐਂਡ ਜੋ ਮਤਲਬ ਇੰਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਪਲਾਇਰ, ਬਿਟਵੀਨ ਇੰਪਲਾਇਰ ਐਂਡ ਇੰਪਲਾਈ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸਡ ਸੇਵਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸਡ ਸੇਵਿੰਗ, ਕਾਫੀ ਜਾਣੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਵਲੰਟਰੀ ਸੇਵਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸਡ ਸੇਵਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਇੰਪਲਾਇਰ ਐਂਡ ਇੰਪਲਾਈ, ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। The main objective of the Minimum Wages Act 1948 is to safeguard the interests of the workers engaged in। Obviously ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਸ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗੇਜ ਕਰਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਫ ਦਾ ਵਰਕਰਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸੈਕਟਰ, ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸੈਕਟਰ। ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸੈਕਟਰ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹੀ ਪੀਐਸਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਹੈ ਬਟ ਉਹ ਕੰਮ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਸ ਐਕਟ 1948 ਆਇਆ। ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੈਗਾ। ਮੇਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਆਫ ਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਸ ਐਕਟ 1948 ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸੈਕਟਰ, ਰਾਈਟ ਹੋਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਹੈ, ਟੂ ਸੇਫਗਾਰਡ ਇੰਟਰਸਟਸ ਆਫ ਦਾ ਵਰਕਰਸ ਇੰਗੇਜਡ ਇਨ ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸੈਕਟਰ। What is the maximum working hour? Working hour limit ਪੁੱਛੀ ਹੈ, maximum fixed by the code on occupational safety, health and working condition 2020, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ 8 ਘੰਟੇ ਪਰ ਡੇ, 8 ਘੰਟੇ ਪਰ ਡੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਆਏ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ 1948 ਹੈ, ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਤੁਹਾਡਾ 1948 ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਨਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਡ ਔਨ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਸੇਫਟੀ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 2020, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ? ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਦ ਕੋਡ ਡਿਫਾਈਨਸ ਫੈਕਟਰੀ ਐਜ਼ ਐਨੀ ਪ੍ਰੈਮਿਸਡ ਵੇਅਰ ਦ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਜ਼ ਕੈਰੀਡ ਆਊਟ ਐਂਡ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ। ਫੈਕਟਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਫੈਕਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 20 ਵਰਕਰ ਜਿੱਥੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾਵਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਵੇ, ਤੇ 40 ਵਰਕਰ ਹੋਣ ਜਿੱਥੇ ਪਾਵਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਦਆਊਟ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ। ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੜੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਬਣਦੇ ਆ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ? ਨਹੀਂ, ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵਿਦਆਊਟ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਲਾਈਟਾਂ ਲੁੱਟਾਂ ਜਗਾ ਲਓ, ਪੱਖੇ ਵੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਏਸੀ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ 40 ਵਰਕਰ ਜੇਕਰ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਕਹਿਲਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਯਾਨੀ ਫੈਕਟਰੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ। ਫੈਕਟਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਫੈਕਟਰੀ ਹੋਗੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਵਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ 20 ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਆਫ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਰਜਿਸਟਰਡ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੰਪਨੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਪਾਵਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ 20 ਵਰਕਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ, 40 ਵਰਕਰ ਹੋਣਗੇ ਵਿਦਆਊਟ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ, ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ
तो जे ओवरऑल आप किसी भी कंपनी की गल करिए, जिहड़ा हुण आपां इहदी गल कीती है कि कोड ऑन एक्यूपेशनल सेफ्टी हैल्थ एंड वर्किंग कंडीशन, तो वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिहदे विच 50 या 50 तो ज़्यादा वर्कर है तो वो ये आ जाऊगा, वो ये आ जाऊगा, राइट हो गया। पर फैक्ट्री की डेफिनेशन है जी 20 ते 40 है। पर जेड़ा आप 1948 की गल करते हैं, हुण आ तां अपडेट हो गया ना 2020 की जी आप गल कर रहे हैं, आह जे इसे की गल कर रहा मैं, कोड ऑन एक्यूपेशनल सेफ्टी, इनू बेसिकली की कहते हैं शॉर्टकट दे विच एक्यूपेशनल हैल्थ वर्किंग, इनू शॉर्टकट दे भी कहते, खैर SHO भी कहते हैं, चलो अड्ड गल है। तो हुण ये अपडेट है कि 20 ते 40 हो गया, ठीक है, 20 हो गया यूजिंग पावर, 40 हो गया विदाउट यूजिंग पावर। पर प्रीवियसली फैक्ट्री एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग की सीगा 10 सीगा इत्थे जिथे पावर यूज हो रही है, एंड 20 सीगा इत्थे जिथे पावर यूज नहीं हो रही, यानी इन्हू दुगना दुगना करता, इन्हू भी गुणा 2 ना कर दो, इन्हू भी गुणा 2 ना कर दो, राइट हो गया। सो हुण 20 हो गया यूजिंग पावर ते 40 हो गया तुहाडा विदाउट यूजिंग पावर, ठीक हो गया। तो एक ये डेफिनेशन आती होंगी इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर, ये पूछा जा सकता एग्जाम के कि इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर कौन होंगे आ, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर कौन होंगे आ। फॉर एग्जाम्पल जिमें बिहार तो कोई पंजाब के काम करना आए, हरियाणा तो कोई पंजाब के काम करना आए, किसी होर स्टेट तो किसी होर स्टेट के काम करने जाए, तो वह काम ਉਹਦੀ यानी कि जी तनख्वाह गई वो 18,000 पर मंथ मैक्सीमम ਉਹਦੀ जगह तुम कहो भी इन्नी तनख्वाह बेसिकली होवे तो वह इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर कहलाया जाऊगा। बस क्वेश्चन की पूछा जाऊगा कि इंटरस्टेट वर्कर जोड़ा होगा, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर होगा, ਉਹਦੀ कंडीशन की है भी ਉਹਦੀ तनख्वाह कितनी होगी, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो द एक्ट डिफाइंस इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर एज एनी पर्सन हु मूव्स ऑन हिज ओन टू अनदर स्टेट एंड obtains एम्प्लॉयमेंट जिथे ਉਹਦੀ अर्निंग मैक्सिमम ऑफ ₹18,000 पर मंथ और सच हायर अमाउंट विच सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई, दैट इज कॉल्ड इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर। क्या आपको समझ में आया? ठीक है। सो मेरे हिसाब से तुहानूं चंगी तरह पता लग गया होगा। एंड ये जो वर्किंग आवर्स है 8 घंटे पर डे है, समझ लग गई? वेरी गुड। इस तो बाद आ गया भाई टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM एंड ISO सर्टिफाइड आप आम तौर पर पढ़ते रहने हैं। ये फोकस कास ते करते हैं, कस्टमर ते करते हैं, एम्पलाई ते करते हैं, सप्लायर ते करते हैं, ऑल ऑफ अबव ते करते हैं। ध्यान दे नाल सोचो कि ISO सर्टिफाइड की होंदा है। आप कहने ना भी जिहड़ी ऑर्गेनाइजेशन आप जाने तो देखते हैं भी ये की है यार, रजिस्टर्ड कंपनी है, PVT है, प्राइवेट लिमिटेड है, ISO सर्टिफाइड है, या कोई होर एक जिहड़ी वैल नोन बेसिकली आप सर्टिफाइड कहने कि फलाना फलाना, हाँ जिवें CBSE बोर्ड हो गए, या एक बेसिकली वो कस्टमर की सैटिस्फैक्शन वास्ते होंगे, यानी वो ये नाम इसे करके लिखा होंगे ISO सर्टिफाइड, कस्टमर देखता उन्होंने सब तो पहला, कस्टमर की सैटिस्फैक्शन वास्ते ही ये चीज़ां होंगी। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी किन्ने देखनी है? कस्टमर। एंड ISO स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन किहदे वास्ते है? कस्टमर। सो फोकस इज ऑन कस्टमर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग, देख रहे हैं इतने तक ना, ठीक है, छोटा हो गया थोड़ा जिहा क्योंकि बाबा लिखा है ना, कोई चक्कर नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन of labor laws have the specific aim of providing for improvements in the living conditions of the workers? क्वेश्चन किया कहना इन्हां दे विचों किहड़ी कैटेगरी या क्लासिफिकेशन है ऑफ द लेबर लॉ की किहड़ी इत्थे इहदे विच कैटेगरी है जिहड़ी कि हैव द स्पैसिफिक एम, उन्हां कोल एम है काहदा? ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर इंप्रूवमेंट करनी है किन्हां दे विच? इन द लिविंग कंडीशन ऑफ द वर्कर। बहुत है। तो जेकर लिविंग कंडीशन फॉर द वर्कर वास्ते तुसी काम करना तो वैलफेयर वास्ते काम कर रहे हो, वैलफेयर वास्ते काम कर रहे हो तो वैलफेयर रिलेटेड क्लासिफिकेशन आ जाऊगा। नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेबर लॉ? लेबर लॉ के ऑब्जेक्टिव किया? प्रोटेक्शन ऑफ द वर्कर फ्रॉम एक्सप्लोइटेशन, बिल्कुल ओके। इंश्योर करना जॉब सिक्योरिटी फॉर द वर्कर्स, बिल्कुल ओके। मिनिमाइज करना इंडस्ट्रीयल डिस्प्यूट्स, बिल्कुल ओके। इंश्योर करना उन्होंने सोशल सिक्योरिटी नू, बिल्कुल ओके। सो ऑल ऑफ अबव आंसर आ जाऊगा। लेबर लॉ के ऑब्जेक्टिव हो गए। इस तो बाद आ गया जी इंप्लाइज स्टेट इंश्योरेंस 1948। तो आप इदों पहले यदि क्लीयरेंस पूरी पढ़ चुके हैं तो हुण तुहानूं आंसर आराम दे नाल लाउणा चाहिदा। ऑल फैक्ट्रीज एंड अदर एस्टैबलिशमेंट्स विद 10 और मोर परसनस एम्पलॉयड। हुण देखो सीधी जी गल है, 1948 मैं की कहा सीगा कि भाई
ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ 2020 ਆ ਗਿਆ ਬੇਸਿਕਲੀ 1948 ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ OHC ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬਦਲੀ ਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਲ ਫੈਕਟਰੀ ਐਂਡ ਅਦਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵਿਦ 10 ਔਰ ਮੋਰ ਪਰਸਨ ਇੰਪਲਾਈਡ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਾਂਗੇ ਜਾਂ ਗਿਣਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ 20 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 40 ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ, 1948 ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ, ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਏ ਪਰਸਨ ਹੂਜ਼ ਮੰਥਲੀ ਵੇਜ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਐਕਸੀਡ 21,000, ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 15,000, ਪਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ 21,000 ਹੀ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਤਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਥ 1 ਐਂਡ 2 ਓਨਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਯਾਨੀ ਜਿਹਦੀ 21,000 ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਹੈਗੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ESI ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੈਨੀਫਿਟ which options represents the correct order for the 4 level model of the evolution of quality management। ਆਪਾਂ quality management ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 4 ਤਰੀਕੇ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 4 level model ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ correct order ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ quality management ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ inspection ਹੋਊਗੀ, ਰਾਈਟ ਹੈ, inspection ਹੋਗੀ, ਰਾਈਟ ਹੈ, inspection ਹੋਗੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ quality control, ਮੁੜ ਕੇ ਆਊਗਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ, ਫਿਰ ਆਊਗਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੋਟਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਆਹ C ਆਪਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲਓ, ਜੇ ਆਹ A ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਹ B ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਆ C ਮੰਨ ਲਓ, यानी ये लेवल 1 हो गया, क्वालिटी कंट्रोल लेवल 2, क्वालिटी अश्योरेंस ते चौथा, ठीक हो गया भाई, समझ लग गई। 1 मिनट पानी पी लिए। सैल भी डाउन होया पे, क्वेश्चन थोड़े रह गए, चलो देखते हैं, कोई ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इज नोन एज द फर्स्ट स्टैप टुवार्ड्स द एवोल्यूशन ऑफ वेज पॉलिसी इन इंडिया। जिमें आप वेज पेमेंट वेजिज एक्ट पढ़ते हैं, मिनीमम वेज एक्ट पढ़ते हैं 1948, सब तो पहला स्टार्ट कदों होया सी? सब तो पहला स्टार्ट होया सी 23 अप्रैल 1936 ਨੂੰ, 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 1936, यानी कि पेमेंट ऑफ वेजिज एक्ट 1936। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਿਟ ਸੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਉਹ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਜਿਹਦੀ 24,000 ਤੱਕ ਜਾਂ 24,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੈਕਸਿਮਮ 24,000 ਜਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ ਵੇਜਿਸ ਐਕਟ 1936 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਜਿਸ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਆ ਉਹ 1936 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 1936, ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ ਵੇਜਿਸ 1936 ਅਪਲਾਈਜ਼ ਟੂ ਆਲ ਦਾ ਇੰਪਲਾਇਡ ਪੀਪਲ, ਅਪਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, whose wages monthly does not exceed 24,000, does not exceed 24,000, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, does not exceed 24,000, ठीक होगा। एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, एम्प्लॉय ESI स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 प्रोटेक्ट करता द इंटरस्ट ऑफ वर्कर्स इन कंटिजेंसीज, कंटिजेंसी मतलब एमरजेंसी, राइट है, सच एज ESI ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤਾਂ ਸਿਕਨੈਸ ਹੋ ਜੇ, हाँ जी, टैंपरेरी और परमानेंट फिजिकल डिसेबलमेंट हो जाए, हाँ जी, डेथ हो जाए ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट इंजरी रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ वेजिज अर्निंग कैपेसिटी, बिल्कुल ओके, यानी ऑल ऑफ अबव। ये सारा आप पढ़िया होया, देखो किन्ने क्वेश्चन इस तो आ गए, ठीक है, ध्यान दे नाल। कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन OSH आ गया, इज एप्लीकेबल होता है टू एस्टैब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग एटलीस्ट 10 वर्कर, एटलीस्ट 50 वर्कर, यानी हुण ओवरऑल जिहड़ा हो गया वो 50 हो गया कि जेडे 50 या 50 तो अबव हैगे आ, राइट, घट्टो घट्ट 50 तो होणगे, राइट आ, तो उत्थे ये एप्लीकेबल होगा। तो जे फैक्ट्री है, फैक्ट्री दे विच भी यूजिंग पावर ते विदाउट यूजिंग पावर 40 हो गए, जिहड़ा कि 1948 दे विच की सीगा, आ सीगा 10 ते आ सीगा 20,
नेक्स्ट आ गया, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स स्टैचूटरी मिनिमम वेज इज मिक्सड फिक्सड। ठीक है, स्टैचूटरी यानी पार्लीमेंट द्वारा बनाई गई है, मिनिमम वेज तो हुण विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट तो किहड़ा सीगा भाई, मिनिमम वेजिज एक्ट 1948। तो जे मान लो DPSP दे विच आपां पढ़दे हैं ना पॉलिटी, डायरैक्टिव प्रिंसीपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिहड़ा पार्ट 4 दे विच आउंदा गा राइट, तो उहदे विच किहड़ा आर्टिकल है मिनिमम वेजिज वास्ते, आर्टिकल 43। विच ऑफ द फॉलोइंग कोड सबस्यूम्ड द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। सबस्यूम्ड का मतलब होंदा इस नूं विच ही लै लिया, मर्ज कर लिया। किहड़े कोड ने मर्ज कर लिया भाई फैक्ट्री एक्ट नूं, मैं दस्सिया सीगा कि कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हैल्थ एंड वर्किंग कंडीशनस 2020 राइट होगा। सो इस दे विच फैक्ट्री एक्ट 1948 आ गया। क्या आपको समझ में आया? सो मेरे हिसाब नाल तुहानूं बहुत तरीके दे नाल समझ लग गया होगा। बाकी मैथ रीजनिंग करके देखियो, अगर पढ़ना है तो अच्छे तरीके से पढ़ो, नहीं तो फिर ना पढ़ो। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। बाकी एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, वध तो वध वीडियो शेयर करो ताकि होर भी ਇਹਦਾ फायदा ले सकन। ਤੇ बाकी थ्रैटिकल पोर्शन पढ़ना तो एप्लीकेशन करो इंस्टॉल, कोर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲੱਗੂਗਾ। ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਨਵੀਂ वीडियोज़ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੈਥ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।